तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स किए और आखिरी जो कंपाउंड हमने किया था वो था क्लोरोफॉर्म। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, जो है आपका ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला बन जाएगा CH3। देखिए बच्चों, इसकी प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफॉर्म की तो हमने 2-3 प्रिपरेशन पढ़ी, जिसके अंदर एक क्लोरोफॉर्म टेस्ट था। उसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन में आपको सिर्फ एक ही प्रिपरेशन पढ़नी है, जिसको आप कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने लिया था NaOH + Cl2। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम लोग क्या लेंगे, NaOH + I2। कंडीशन सेम है कि वही कंपाउंड्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे जिनमें टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर या तो मौजूद क्या हो OH, या टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर क्या मौजूद होना चाहिए, डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले NaOH और I2 जो आपने लिया है, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड, साथ में Na + H2O। तो रिएक्शन मिक्सचर में कभी NaOH + I2 लिखा हो या इसकी जगह सिर्फ NaOI लिखा हो, तो बात सेम है। क्या सेम है कि ये जो भी रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया है जिसमें टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर क्या है OH, NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो जिस कार्बन पर OH होगा वही कार्बन बन जाएगा C डबल बॉन्ड O के अंदर। ठीक है, अगर मान लो आपने ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें OH ना हो करके सीधा क्या है C डबल बॉन्ड हो, तो आपकी सीधी रिएक्शन यहां से शुरू होगी। पर अगर OH है तो पहले वो कन्वर्ट होगा किसमें, C डबल बॉन्ड O के अंदर। फिर जब आप इस कंपाउंड की जिसमें C डबल बॉन्ड O आ चुका है उसकी NaOI के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है जहां CH3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे आयोडीन और आपको मिल जाएगा Ci3, जिसको आप क्या कह सकते हैं, आयोडल। अब आखिरी बार जब आपका जो आयोडल है वो NaOH या NaOI के साथ ही रिएक्ट करता है तो ये जो है आपका Ci3 यही कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर, और ये जो CH3 है ये आपका एक येलो कलर का क्या होता है, लिक्विड। तो देखो, अगर क्लोरोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट में से आपको किसी एक को परफॉर्म करना है तो आप आयोडोफॉर्म को कीजिए, क्योंकि इसमें आपको येलो कलर का लिक्विड मिलते ही कंफर्म हो जाएगा कि दिया हुआ जो भी कंपाउंड था उसमें टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर या तो OH या फिर क्या था C डबल बॉन्ड O। पर अगर आपने क्लोरोफॉर्म टेस्ट किया तो उसके लिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोफॉर्म, उसको स्मेल करना पड़ेगा, और जो कि अनकॉन्शियसनेस कॉज करता है, तो ज्यादा बेटर है हम लोग कौन सा टेस्ट करें, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आयोडोफॉर्म की। येलो कलर का सॉलिड होता है अपनी नेचुरल स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट 382 केल्विन, और वाटर में इनसॉल्यूबल है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों इनसॉल्यूबल है, किसी भी हेलोजन कंपाउंड का क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस कंपाउंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो आपको एक ही आंसर लिखना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आयोडोफॉर्म की जो कि लगभग क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज जैसी ही हैं। देखिए, अगर आपने HI और रेड फास्फोरस के साथ आयोडोफॉर्म को ट्रीट कराया तो रिडक्शन होगा और आपको मिलेगा CH2I2। अगर आपने बच्चों एक्वस KOH लिया, ये हमने क्लोरोफॉर्म में भी किया था, 3 Cl थे तो 3 एक्वस KOH लेने पड़े थे, यहां भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा करने पर आपको फॉर्मिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलेगा। फिर क्लोरोफॉर्म में हमने एक रिएक्शन लिखी थी, वो थी हमारी क्या, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जो प्राइमरी अमाइन देता था। आइसोसाइनेट टेस्ट भी हमने उसको कहा था, उसके लिए हमने प्राइमरी अमाइन लिया था, और KOH सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आयोडोफॉर्म को ट्रीट कराएंगे प्राइमरी अमाइन और KOH के साथ, तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड, जिसकी फाउल स्मेल होती है। पर अगर कभी आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना हो तो फिर आप क्लोरोफॉर्म के साथ ही उस रिएक्शन को परफॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से सिल्वर पाउडर के साथ कराया था ट्रीट, तो हमें क्या मिला था वहां, इथाइन, यहां भी मिलेगा इथाइन। अगर आयोडोफॉर्म को मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर और एयर मतलब O2 मिल गया तो यहां पर ये जो आपका CH3 है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, I2 में। और अगर AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो आपको मिलेगा AgI। बच्चों, ये जो AgI है ये वायलेट कलर का PPT होता है। आपने प्योरिटी टेस्ट जब लिखा था क्लोरोफॉर्म का तो वहां लिखा था कि अगर AgNO3 के साथ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म को ट्रीट कराया जाए तो AgCl व्हाइट कलर का PPT मिलता है।
अगर आपने इम्प्योर आयोडोफॉर्म को AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो आपको वायोलेट कलर का पीपीटी मिलेगा और वो किसका होगा, AgI का। ये दो इंपॉर्टेंट यूज हैं आयोडोफॉर्म के। एंटीसेप्टिक की तरह यूज में लिया जाता है और दवाई वगैरह फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉली हेलोजन कंपाउंड हमें करना है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फॉर्मूला CCl4। प्रिपरेशन दो ही प्रिपरेशन है। पहली तो फोटो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर बच्चों मीथेन फॉर्मूला CH4 है, 4 हाइड्रोजन है, एल्केन है। अगर आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन से तो आपको क्या कराना पड़ेगा, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन। क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो आपको 4 Cl2 लेने पड़ेंगे, आपको मिल जाएगा क्या, CCl4 + 4HCl। इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से भी हम लोग बना सकते हैं। अगर उसका क्लोरीनेशन करा दिया जाए AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमें मिलेगा सल्फर मोनोक्लोराइड और हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। कलरलेस लिक्विड होता है, सिकली स्मेल होती है इसकी, पानी से भारी होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल है क्योंकि कौन सी बॉन्ड नहीं बना पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4। देखिए, अगर आपने स्टीम मतलब वाटर वेपर और 773 केल्विन पर CCl4 की रिएक्शन कराई तो आपको देगा ये फॉस्जीन। फॉस्जीन बच्चों में याद होगा, क्लोरोफॉर्म में हमने पढ़ा था, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। अगर आपने इसका रिडक्शन कराया आयरन और H2O स्टीम की प्रेजेंस में तो ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा और आपको देगा एक क्लोरोफॉर्म। ये हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में भी कर चुके हैं। फिर CCl4 पर अगर आपने हाइड्रोलाइसिस कराया एक्वस KOH, क्योंकि 4 Cl है तो 4 KOH लेने पड़ेंगे। चारों Cl हटके जब इस पर 4 OH जुड़ जाएंगे, अब सेम एक कार्बन पर कभी 2 OH पॉसिबल नहीं हो सकते तो 4 कैसे होंगे, तो मैक्सिमम H2O, मैक्सिमम H2O का मतलब है यहाँ पर 2 H2O निकल जाएंगे और बचेगा क्या, CO2। अगर आपने SbCl5 की प्रेजेंस में HF का अटैक कराया तो यही आपको देगा CCl2F2, जिसको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लास्ट रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी थी, उसके लिए हमने फिनॉल और क्या लिया था, हमने KOH लिया था। यहां भी हम लोग CCl4 की रिएक्शन KCl या KOH भी ले सकते हैं और साथ में H2O ले लिया गया है क्योंकि KCl और H2O मिलकर क्या बना देंगे, KOH। तो आप सीधा KOH भी ले सकते हैं और साथ में हमें लेना पड़ेगा बच्चों फिनॉल। इसका अटैक हमें किसके ऊपर कराना पड़ेगा, फिनॉल के ऊपर कराना पड़ेगा। उससे हमें क्या मिलेगा, सैलिसाइलिक एसिड। क्लोरोफॉर्म अगर लेते तो मिलता सैलिसैल्डिहाइड, और अगर आपने क्या लिया यहाँ पर CCl4 तो आपको क्या मिलेगा, सैलिसाइलिक एसिड। लास्ट CCl4 के यूजेस, इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, क्लोरोफॉर्म जैसे कंपाउंड बनाने के यूज में लिया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज भी लिया जाता है, और मेडिसिन स्पेशली जो वर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल लिया जाता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमें कवर करनी है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें हम फ्रियॉन्स भी कहते हैं। देखो, ये NCERT में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की गई है पर आगे कंपटीशन में काफी काम आती है। फ्रियॉन्स होते क्या है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन, बच्चों मैंने कहा सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन और इथेन के, मतलब एक कार्बन या 2 कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन ही होंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। प्रिपरेशन देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन HF के साथ करा दी गई SbCl5 की प्रेजेंस में तो ये देगा CCl2F2, जिसे हम लोग नॉर्मली फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन 1,2 एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो कहते हैं। इसके नोमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका नाम कैसे दिया जाता है, कोई भी CFC हो उसको लिखा जाता है फ्रियॉन डैश लगा करके XYZ। बच्चों ये XYZ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। कैसे पता करते हैं XYZ, देखिए X की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, अब कार्बन एटम या तो एक हो सकते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा मीथेन या इथेन, मतलब या तो एक हो सकता है या फिर 2।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी कार्बन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीथेन हुआ तो वैल्यू 0 आएगी, इथेन हुआ तो वैल्यू 1 आएगी। y जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनमें 1 ऐड कर दीजिए। अब CFC में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1 मतलब 1, भले मीथेन हो या इथेन। और Z जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, जितने भी फ्लोरीन एटम्स हैं। ये Z की वैल्यू वेरिएबल है, डिपेंड इस पे भी तो करेगा कि कितने क्लोरीन है। अगर आपको पता लग गया कि फ्लोरीन कितने हैं तो आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए, और बाकी सारी वैलेंसीज को हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, कौन करेगा, क्लोरीन। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एक एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, उसके बाद में सबका नाम आप देंगे। CCl2F2, तो इनका नाम फ्रियोन। अब मुझे यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक, तो x पे लिखा होगी 1 - 1 मतलब 0, और क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। अब Z की वैल्यू फ्लोरीन बताया कितने फ्लोरीन है, 2, तो यहाँ पे देंगे 2, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 012, या आप इसको सिर्फ फ्रियोन 12 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप इसका नाम देंगे, अब टोटल कार्बन 2 है, तो आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 1 मतलब 1। टोटल हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 112। इसी तरीके से बच्चों इसका नाम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 113। यहाँ पे देखेंगे इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन, कार्बन एक ही है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 और 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रियोन 011, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा फ्रियोन 114। देखो जो हमें नाम से भी इसका फॉर्मूला पता आना चाहिए, जैसे कि फ्रियोन 112, ये हमें नाम पता है, इससे हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 का मतलब कार्बन कितने रहे होंगे, कार्बन रहे होंगे 2, तो इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, 2। पहले मैं उन 2 को जोड़ देता हूं। अब इन 2 की वैलेंसी मुझको पता है, इसकी 3 और इसकी 3 फ्री है। ये वाली वैल्यू y हमेशा बन रहेगी, ये से हमें कोई लेना देना नहीं है। फ्लोरीन जो है उसकी वैल्यू z बताता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ 2 है, मतलब टोटल फ्लोरीन कितने, 2। इसका मतलब इन 6 में से 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे फ्लोरीन, और बाकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा, क्लोरीन। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2Cl4F। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए फ्रियोन्स की, नॉन टॉक्सिक मतलब कि नॉन पॉइजनस, नॉन इन्फ्लेमेबल इजीली जलते नहीं हैं, नॉन कोरोसिव किसी तरह का सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचाते, हाईली स्टेबल, यहां हाईली स्टेबल का मतलब है किसी के साथ रिएक्ट आसानी से नहीं करते, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट। यूजेस सॉल्वेंट्स की तरह यूज में लिया जाता है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज में लिया जाता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। इसके अलावा एरोजोल्स जो डिओड्रेंट्स होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल एज अ प्रोपेलेंट, जो डिओड्रेंट्स की जो ड्रॉप्स होती हैं उनको स्प्रे करने के लिए किया जाता है। देखिए फ्रियोन्स या CFC का नुकसान आपने सुना होगा। जो फ्रियोन्स होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और वोलेटाइल होते हैं, तो जरा से यूज पर या गर्मी पाने पर इवेपोरेट हो जाते हैं और सीधा ऊपर उठने लगते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिस फॉर्म में है CFC उसी फॉर्म में इवेपोरेट होते जाते हैं। पर जब ये स्ट्रेटोस्फीयर जहां ओजोन लेयर मौजूद है और जहां यूवी रेडिएशंस आती हैं डायरेक्टली, जब यूवी रेडिएशंस यहाँ CFC से टकराती है तो ये यूवी रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि CFC को मजबूर कर देती है रिएक्ट करने के लिए। कैसे, ये जो CFC है यूवी की प्रेजेंस में टूट जाते हैं और टूट के क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं। अब बच्चों एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे, आप देख रहे हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल O3 के साथ रिएक्ट करके बनाता है ClO और O2, फिर ये ClO आगे और O3 के साथ रिएक्ट करके बनाता है O2 और क्या रिलीज कर देता है वापस से Cl फ्री रेडिकल।
अब ये Cl फ्री रेडिकल फिर से और ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ये मुख्य कारण है हमारे ओजोन डिप्लीशन का। चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये DDT हम लोग हमारे घरों में यूज में लेते हैं एज अ DDT पाउडर। और अगर हमने DDT पाउडर का नाम नहीं सुना तो आपने जरूर घरों में यूज की होगी लक्ष्मण रेखा, जो चींटी इंसेक्ट्स वगैरह इनको रोकने के लिए, मारने के लिए काम में आती है। उसमें हम लोग DDT का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। देखो जो DDT का ये स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन मतलब इथेन, इस कार्बन पर आपके 3 क्लोरीन है, इस कार्बन पर 2 बेंजीन जिन पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन। इसके पहले IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन आप यही लेंगे 2 कार्बन की। नंबरिंग यहां से लेफ्ट से करते हैं तो यहां पर बेंजीन जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन आ रहा है, और यहां से करते हैं तो यहां पर कौन आ रहे हैं, हेलोजन, वो भी 3 हेलोजन। तो हम लोग यहां से करेंगे, ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2। अब देखो जो नंबर 2 पर 2 फिनाइल है, डाइफिनाइल समझ में आता है। फर्स्ट एक और समस्या है कि इन दोनों फिनाइल बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको क्लोरोफिनाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा सिर्फ क्लोरोफिनाइल लिखने से ये समझ में नहीं आता कि क्लोरीन इस बेंजीन के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर बेंजीन में भी क्या करनी पड़ जाती है, नंबरिंग। और नंबरिंग ब्रांचिंग का सिस्टम हमें पता है कि जिस कार्बन से मेन चेन जुड़ी हुई है उसी को नंबर 1, फिर ये 2 डैश 3 डैश और ये क्या बन जाता है 4 डैश। ऊपर वाले में अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सिमिलर एक जैसी नंबरिंग देखने को मिलेगी, मतलब ये दोनों ब्रांचिंग एक ही जैसी है। तो ब्रांच अपने आप को रिपीट कर रही है। जब ब्रांच रिपीट होती है तो इसको कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और बच्चों कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर में हम लोग डाई की जगह हम लोग यूज करते हैं क्या, बिस। ट्राई की जगह हम लोग यूज करते हैं क्या, ट्रिस। टेट्रा की जगह हम लोग यूज करते हैं टेट्राकिस। ठीक है, तो यहां पर पहले क्वेश्चन बताया हमने 2,2, अब रिपीट हो रही है तो बिस, और ब्रांचिंग का नाम हमेशा लिखते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाया। अब 4 डैश पर क्लोरीन है तो 4 डैश क्लोरो, और बाकी का क्या है फिनाइल, तो 4 डैश क्लोरोफिनाइल। अब जो बाकी 3 क्लोरीन है उनकी पोजीशन हमने बता दी, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और मेन चेन 2 कार्बन की है तो आपने कह दिया इसको इथेन। DDT की प्रिपरेशन देखिए। अगर हमने क्लोरल, इसको हम लोग पहले भी एक बार लेकर के आ चुके हैं, क्लोरल की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ कराई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो यहां पर H2 निकल जाएगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन में किस तरीके से, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, आपका DDT के बारे में लास्ट कुछ पॉइंट्स ये हैं, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इस वजह से इंसेक्टिसाइड की तरह यूज लिया जाता है। हाईली स्टेबल है, मतलब इंसान या किसी एनिमल के शरीर में चला जाए तो वो इसको मेटाबोलाइज मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो हमारी बॉडी में फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू जो है उसमें जाकर के स्टोर हो जाती है। ह्यूमन बींग्स में ये सेक्स हार्मोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, ऊपर से पॉइजनस है, तो ये सॉइल और वाटर पॉल्यूशन दोनों ही कॉज करता है। अब बच्चों ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इससे जुड़ी हुई वर्कशीट को कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं इस चैप्टर की। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसको स्टार्ट करेंगे।